कहानी खुशबू की जुबानी। मैं इन मर्दों से नफरत करती थी और उसके वजह थे मेरे सौतेले पापा, जो मुझ पर हाथ उठाया करते थे, मेरे कमाए हुए पैसे मुझसे छीन लेते थे। और उसके बाद मेरी जिंदगी में अविनाश आया जब मैं हाई स्कूल में थी। एक दिन जब मैं बस से स्कूल जा रही थी, उसने मेरी इज्जत बचाई थी एक आदमी से जो मुझे गलत तरीके से हाथ लगा रहा था। पर मुझे बचाने के चक्कर में उसे चोट आ गई थी और वह अपने फुटबॉल के मैच से बाहर होने वाला था, जो मैच उसकी ज़िंदगी बदल सकता था, उसे बॉस्टन की स्कॉलरशिप दिला सकता था। पर फिर भी घायल होने के बावजूद वह खेला, मैच को जीता। उस दिन फुटबॉल के मैदान में बारिश गिर रही थी और मैं उसके प्यार में गिर गई थी। लेकिन फिर से किस्मत बदली और वह अविनाश मुझे नशे की हालत में मिला। उसे मदद करने के लिए मैं उसे होटल पर लेकर गई थी और उसने वहां मेरी इज्जत ले ली। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। उस हालत में जब घर पर आई, मेरे सौतेले पापा ने लगभग मारते मारते मुझे मार ही डाला था। और तभी मिला मेरी माँ का छुपाया हुआ पैसा, जो उन्होंने बैंक अकाउंट में जमा कर रखी थी। उसे लेकर मैं भाग गई, कॉलेज में आ गई थी। इंटर्नशिप के दौरान मेरा अतीत अविनाश मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और तब मैंने पाया कि उस हादसे से वह भी टूट गया था। उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। सब ठीक चल रहा था जब तक मेरे पापा तारक ने न्यूयॉर्क से मुझे फिर से किडनैप नहीं कर लिया ताकि मेरे बॉयफ्रेंड अविनाश से पैसे ले सके। तारक ने लगभग हमें मार ही डाला था अगर पुलिस सही वक्त पर नहीं पहुंचती तो। उस बात को 4 साल हो गए थे और मैं अपना मास्टर डिग्री कर रही हूँ। अविनाश उसी कंपनी में नौकरी कर रहा है जहाँ वह इंटर्नशिप करता था। और इस फुटबॉल के मैदान में अविनाश ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, वह भी आसमान में यह लिखकर मैरी मी। मैंने हाँ कर दी थी और आज मैं वेगस में हूँ। ऑस्टिन, जो कि अविनाश का जिगरी दोस्त में से एक है, उसके फेयरवेल पार्टी में वह लंदन जा रहा है। मुझे कॉलेज की इस तरह के रियूनियन बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि लड़कियां मुझे बहुत ही अजीब तरीके से घूरती हैं। अविनाश कभी प्लेयर हुआ करता था, वह आगे बढ़ चुका है, पर यह लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाई। यह लोग मेरे पीछे बातें कर रही थी अविनाश के प्लेयर होने का, और यह भी कि मैं उसके लिए कुछ खास नहीं हूँ। वॉशरूम के अंदर वह लोग बातें कर रही थी, तब मैंने सुन लिया था, पर मैं चुपचाप वहां से निकली और क्लब के प्राइवेट लॉन्च में वापस आ गई, जहां अविनाश मेरा इंतजार कर रहा था। तुम इतनी देर कैसे हो गई? अविनाश मुस्कुराया और फिर मुझे अपने गोद में बैठा लिया। मैंने अपने हाथ उसके हाथों में रखे जब वह फिर से मुझे हक किया। यह पागलपन है। अब जब मैं फिर से उसके पास हूँ तो अब हमारे आसपास की चीज मायने नहीं रखता। यह बहुत बुरा है कि क्रिश हमें ज्वाइन नहीं कर पाया। अभी ऑस्टिन बड़बड़ाया, अपने बियर से एक सिप लिया और फिर कहा, यह ड्यूड तो पृथ्वी के दूसरे साइड में है। अविनाश ने नखरे की मुस्कान दी, इससे पहले कि अपने फोन निकालता। फिर हम उसे वीडियो कॉल क्यों नहीं करते? उसने क्रिश को वीडियो कॉल किया और थोड़ी ही देर में क्रिश का चेहरा उधर से नजर आया। क्रिश को देखकर लग रहा था वह अभी सोकर उठा है। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी, पर हमें देखकर नहीं मुस्कुरा रहा था। उसका ध्यान अभी किसी चीज की ओर थी या किसी के ओर थी। यह इस बात से साफ हुआ जब उसने कमरे में किसी और शख्स से बात किया। मैं तुम्हें अभी ज्वाइन करता हूँ। और एक लड़की की हंसी की आवाज़ उसके बाद सुनाई पड़ी। अविनाश और मैं दोनों जानते हैं कि किसकी हंसी थी। गुड मॉर्निंग गाइस, क्रिश ने कहा, यह जानते हुए कि इधर रात हो रही है जबकि उधर सुबह हो रही थी। पार्टी कैसा चल रहा है? ड्यूड, मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगे? ऑस्टिन अविनाश का फोन लेते हुए कहा। कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है, क्रिश ने कहा और अपनी आंखें घुमाने लगा। वो लोग क्या कर रहे थे अब सुनाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अविनाश मेरे गालों को पकड़ कर रखा था और वह मुझे किस करना चाहता था। उसके होठों ने मेरे होठों को ब्रश किया और मैं चाहे उसे अभी कितना भी क्यों ना करना चाहूं, पर सबके सामने यूं मेकआउट करना अच्छा नहीं लग रहा था। हे भगवान, मैं क्या सोचा था? मैं इंतजार करूंगा जब तक हम वापस नहीं जाते। लेकिन अविनाश हल्के से मेरे निचले होठों को काटा। बेबी, मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ। तुम आज रात इतनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी ड्रेस मेरी जान निकाल रही है और यह सच्चाई कि तुम मेरे गोद में बैठी हो, यह उसे और 10 गुना खराब कर रहा है। वह मेरे होठों पर कब्जा कर लिया एक जुनूनी चुंबन के लिए। मैं जानती हूँ अविनाश कभी कभी जंगली हो जाता है, लेकिन हमें पार्किंग लॉट तक जाने का इंतजार करना चाहिए ताकि कार की पिछली सीट में हम। अविनाश मनोरंजन के साथ मुझे देखने लगा। तुम क्या सोच रही हो? उसकी आंखें मुझे चिढ़ा रही थी। हम बस किस कर रहे हैं। अविनाश हंसने लगा और मुझे अपनी ओर मोड़ा ताकि फिर से मुझे जुनूनी तरीके से चूम सके। उसने कहा, सिर्फ किस करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जीभ मेरे मुंह के
के अंदर नाच रहे थे, उसके हाथ मेरे शरीर में घूम रहे थे और हमारा शरीर एक दूसरे के साथ चिपक गए थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि हम उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं क्या। एक और सेलिब्रेशन। ऑस्टिन की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, पर अविनाश मेरे साथ जो कुछ भी कर रहा था, ऑस्टिन क्रिस के साथ क्या बात कर रहा था, मेरे समझ से बाहर था। कैसा सेलिब्रेशन? ऑस्टिन ने आगे जारी रखा। मैंने देखा ऑस्टिन पागलों की तरह अविनाश के ऊपर चिल्ला रहा था, पर अविनाश का ध्यान मुझ पर था। वह मुझे और जंगली तरीके से चूमने लगा, जैसे कि मुझे बचकर निकलने नहीं देगा। हम 4 साल से साथ में हैं, पर उसका चुम्बन मेरे अंदर ऐसे तरीके से आग भड़का देती है। मुझे ऐसा चूमता है जैसे कल होने ही वाला नहीं है। अविनाश, यह सब क्या है? इस बार वह इतनी जोर से गूंजा कि डीजे वालों ने म्यूजिक बंद कर दिया। मेरी आंखें खुली। अविनाश आखिर दूर हटा। जब मैंने आसपास देखा, मुझे लगा इस दुनिया से गायब हो जाऊं। मेरे गालों में गर्मी आने लगी जब मैंने देखा सभी लोग लाउंज में हमारी ओर देख रहे थे। सबका मुंह खुला का खुला रह गया, पर मुझे नहीं पता कि यह इतनी जुनूनी मेकआउट सीजन के लिए नहीं था। इसलिए था क्योंकि ऑस्टिन हमारी ओर अविश्वास और सदमे के साथ देख रहा था। हाँ, अविनाश बहुत ठंडा होकर जवाब दिया। मैंने अपनी भौं सिकुड़े ऑस्टिन को देखा, जो अभी सदमे में नजर आ रहा था। क्रिस जो कुछ भी उससे कहा था, जिससे वह एक स्टैचू की तरह जम गया था। तुमने हमें बताया नहीं। यह इकलौता वाक्य ऑस्टिन के मुंह से निकला और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है। जो आवाज़ कमरे में गूंज रही थी वह क्रिश की हंसी की थी, जिससे अविनाश अविश्वास से उसे देखा और फिर वह भी मुंह दबाकर हंसने लगा। सही कहते हुए अविनाश मुझे बहुत प्यार से देखने लगा, जिससे मैं सवाल पूछने के तौर पर एक भौं ऊंची की। फिर अविनाश अपने ऑडियंस की ओर मुड़ गया और गर्व के साथ कहा, हम दोनों शादी कर रहे हैं। ऑस्टिन अविनाश की ओर ऐसे देखने लगा जैसे उसे अपने दोस्त पर बहुत गर्व हो रहा था। यह सुनते ही पूरा कमरा शोर से भर उठा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। हमें आकर मुबारकबाद देने लगे। अविनाश शादी कर रहा है, अविनाश शादी कर रहा है। यह सुनना ही उनके लिए एक अजूबा था, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अविनाश, जो कि एक फेमस प्लेयर हुआ करता था, इस ग्रुप में सबसे पहले वही शादी करने जा रहा था। आखिरकार, उसने कहा, जिससे अविनाश ने नखरे की मुस्कान दी। लड़कियों की हालांकि एक्सप्रेशन ऐसी थी जैसे कि जबड़ा नीचे जमीन पर गिर जाएगा, जो कि बेशकीमती था। पर यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कहानी अविनाश की जुबानी। 4 साल बीत गए थे जब मैं खुशबू को अपनी गर्लफ्रेंड होने को कहा था, और 6 महीने बीत गए थे जब मैं उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। और यहाँ हम आए हुए हैं कैलिफोर्निया में बीच के सामने अपने शादी के दिन में। यह कहना कि आज एकदम थ्रिल्ड हूँ कम होगा, बल्कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ बिताने वाला था, पर फिर मैं यह कल्पना नहीं कर सकता कि मेरी ज़िंदगी उसके बिना क्या होगी। मेरी आंखें उसी पर टिकी हुई थी जब हम बीच के किनारे चल रहे थे, अपने शादी के मंडप में जा रहे थे। वह अपने वाइट वेडिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि परियों को भी शर्म आएगी अगर वह उसे देख लेगी तो। मेरी सांसें गले में अटक गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब आने लगा, वह असली नहीं लग रही थी। जब अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए वह आ रही थी, मैं उसकी आंखों में जमते आंसुओं को देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट पूरी दुनिया को रोशन कर सकती थी। हवा में उसकी बादामी खूबसूरत लाल बाल लहरा रहे थे। मैं उससे पहले इतना जादुई कभी नहीं देखा था। यह कमाल की लड़की चलकर खुद ब खुद मेरे पास आ रही थी, हमारी कसम खाने को तैयार थी। यह हमेशा से ही ऐसी है, स्वाधीन। पर उसे पता होना चाहिए, जिस लम्हे में उसकी ज़िंदगी में आया था वह कभी अकेली नहीं रहेगी। अब मेरे पेरेंट्स सबसे आगे वाले रो में खड़े थे। मेरी माँ के आंखों में आंसू थे, जबकि डैड दुनिया के सबसे गर्व भरे इंसान लग रहे थे। मोनिका के भी आंखों में आंसू थे, जैसे कि किसी भी वक्त रो देगी। खुशी के आंसू उसकी आंखों में झिलमिला रहे थे। इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी बहुत करीब है। अगले महीने क्रिस मेरे पास खड़ा था। वह मेरा बेस्ट मैन है। मैं उसका दिमाग पढ़ सकता था कि वह भी इंतज़ार नहीं कर सकता कि उसका भी वह दिन जल्दी आए। जब आखिरकार खुशबू मेरे सामने आकर खड़ी हुई, एक मीठी मुस्कान उसके होंठों में आ गई और मेरे दिल को लगा कि अभी फट जाएगा। ऐसा लग रहा था सब कुछ उसके आसपास घूम रहा है। लेकिन जब आखिरकार पुरोहित ने हमें शादी की शपथ लेने को कहा, मैं असली दुनिया में वापस आया।
क्या तुम इस औरत को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? उससे प्यार करने के लिए, उसे आराम पहुंचाने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, दुख में और सुख में, बीमारी में और स्वास्थ्य जिंदगी में और बाकी की जिंदगी उसके साथ बिता सकते हो जब तक तुम जीवित हो। उसकी आंखों में अपनी आंखों को लॉक करके मैंने कहा, हाँ मैं करता हूँ कहकर मैंने उसके हाथों में अंगूठी पहना दी। खुशबू गुप्ता, क्या तुम इस आदमी को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? उससे प्यार करने के लिए, उसे आराम पहुंचाने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, दुख में और सुख में, बीमारी में और स्वास्थ्य जिंदगी में और बाकी जिंदगी उसके साथ बिता सकती हो जब तक तुम जीवित हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे जब उसने कहा, हाँ मैं करती हूँ। इतनी जज्बाती हो रही थी कि उसके हाथ कांप रहे थे जब वह मुझे अंगूठी पहना रही थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था क्योंकि तुम दोनों ने अपनी रजामंदी जताई इस पवित्र शादी के बंधन में और इस चीज़ का गवाह स्वयं ईश्वर है और एक दूसरे से अपनी ईमानदारी की शपथ ली। इस बात का सबूत रखा एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर। मुझे जितने भी पावर दिए गए हैं मैं तुम दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। पुरोहित ने कहा, अब तुम दुल्हन को चूम सकते हो। मैं उसके कंधों को पकड़ा और किस करने के लिए झुका। उसकी आसमानी आंखों में आंसू भरे हुए थे। हालांकि हम दोनों समुद्र के इतने पास खड़े थे, यह खूबसूरत आसमानी आसमान के नीचे, पर उसकी आंखों के आसमान से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं। वह आसमान फिर कभी भी नहीं टूटेंगे, उसमें खुशी के आंसू भरेंगे। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए प्यार करूंगा। मेरी आवाज़ हल्के से कांप रहे थे जो जज्बात मेरे अंदर भरे हुए थे और इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता मैंने उसके होठों पर कब्जा जमाया और एक कठोर चुंबन के लिए उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर दर्शक उल्लास से चिल्लाने लगे थे। आज तक मुझे इतना अच्छा किसी चीज़ में नहीं लगा। खुशबू को अपनी पत्नी के रूप में पाना अद्वितीय था। कैलिफोर्निया के इस बीच पर बाद में हम सब बैठकर डिनर कर रहे थे। बाहर का कोई भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा, मोनिका, क्रिश, मैं और खुशबू थे। हम पूरी फैमिली एक साथ समय बिताना चाहते थे क्योंकि मेरी बहन इतनी दूर से ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी। मोनिका ने कहा, मुझे कुछ ऐलान करना है। हम सब मोनिका की ओर देखने लगे। मोनिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैंने देखा क्रिस उसका हाथ पकड़ा और वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा दिल सीने में धड़कने लगा। आखिर ऐसी क्या बात है वह कहना चाहती है? मैं माँ बनने वाली हूँ, मोनिका ने कहा। यह बहुत ही कमाल का एहसास था। मैंने देखा मॉम के आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत उठी और मोनिका को गले लगा दिया। वहीं मेरे डैड ने क्रिश को हक करके मुबारकबाद दिया। खुशबू के चेहरे पर भी मुस्कान थी। आज तो लग रहा था हमारे परिवार में एक के बाद एक खुशियाँ आ रही थी। पहले हम दोनों की शादी और उसके बाद मैं मामा बनने वाला हूँ। मुझे एहसास हुआ मैं बेवकूफ़ों की तरह बैठा हुआ हूँ। सब लोग मुझे देख रहे थे और मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरी प्यारी बहन माँ बनने वाली है, मैं मामा बनने वाला हूँ। मैं मोनिका के पास गया, प्यार से उसे गले लगा लिया और अपने दोस्त को कसकर हक कर लिया। मेरी माँ ने कहा, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ, अगले महीने तुम्हारी शादी है। क्रिस मुस्कुराने लगा। कहा, इतनी लंबी छुट्टी हम लेकर आए हैं, इससे अधिक मैं ईश्वर से क्या मांग सकता था। मैंने देखा खुशबू मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। शादी की 1 साल बाद हम पर्थ से सिडनी तक उड़कर आए थे। हम रेस्टोरेंट में जहां खुशबू अपना फेवरेट खाना खाने वाली थी। हाँ, हम पर्थ में आए हुए थे मोनिका और क्रिश से मिलने और नन्हे मैक्स से मिलने। मैं कह नहीं सकता मैक्स को देखकर उसे गोद में लेकर मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा था। मैं मोनिका और क्रिश की खुशी को एहसास कर सकता था। खुशबू भी बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। मुझसे कहा, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। वापस बॉस्टन जाने से पहले कल रात खुशबू ने कहा वह सिडनी के एक रेस्टोरेंट में खाना चाहती है। पहले तो मैं अवाक रह गया था कि वह ऐसा क्यों कहना चाहती है। ये रेस्टोरेंट मेरी बहन के फेवरेट रेस्टोरेंट है। शायद मोनिका ने उससे कुछ कहा होगा, पर मैं उसकी बातों को टाल नहीं सकता था। और अब हम रेस्टोरेंट में थे। मैं देख रहा था वह खाने की बाइट ले रही थी। यह बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसकी आवाज़ में ग्लानि थी। मैं मुंह दबाकर हंसा। वह जो खाना चाहे खा सकती है, मैं चाहता हूँ उसका पेट खुश रहे। रेस्टोरेंट से पानी साफ नजर आ रहा था और चमकती हुई शहर पर उसे जो फेवरेट बनाता था
वह है उसके साथ कहीं यात्रा करना। मेरे लिए यह बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहता है। आधा खाना खाते ही खुशबू ने अपने चम्मच प्लेट को नीचे गिराया। मुझे उल्टी आ रही है कहकर वह वॉशरूम की ओर भागी। अचानक से मुझे चिंता होने लगी। मैं भी कदम चलाकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी वह क्यूबिकल के अंदर उल्टी कर रही थी। मेरे अंदर डर पैदा होने लगा। वह खांस रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। वह लॉक था। तुम ठीक तो हो ना खुशबू? तभी मुझे फ्लैश की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला। वह सामने आकर खड़ी हुई, बिल्कुल फीकी नज़र आ रही थी। मेरा दिल दुखने लगा। मैं उसे अपनी बाहों में ले लिया। शिट, क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? उसने भी मुझे हक कर लिया। जब हम अलग हटे वो काफ़ी गहरी सोच में थी। उसे पता नहीं चल रहा था उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। मुझे माफ़ करना, मैंने उससे कहा। मुझे पता नहीं था कि यह जर्नी इतनी थका देने वाली होगी और तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो। उसे देखकर लगा उसके शब्द कहीं खो गए थे। क्या तुम आराम करना चाहती हो? चलो होटल वापस चलते हैं, मैंने कहा। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं रात के बीचों बीच उठा और मुझे ऊष्मा महसूस नहीं हो रही थी। मैं खुशबू को पकड़कर सोया हुआ था पर अब बिस्तर खाली था। अचानक से मैं उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। नाइट स्टैंड की घड़ी बता रही थी अभी भोर नहीं हुई थी। खुशबू, मैं बाथरूम के बगल से गुजरा पर वह खाली था। जब मैंने देखा बैल्कनी का दरवाज़ा खुला हुआ है और पर्दा उड़ रहा है। मैं बैल्कनी में गया। मैंने देखा वो खड़ी खड़ी सिडनी की व्यू देख रही थी। मैंने अपने बाजुओं को उससे कसकर मोड़ लिया, उसे अपने करीब खींचा। मेरा चिबुक उसके कंधे में आराम कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी वजह से चिंता से पागल हो रहा था। मैं फुसफुसाया। चलो अंदर चलते हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वह हल्की सी सिसकी ली। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे ऐसा लगा सब कुछ रुक गया। मेरी चिंता जंगली होने लगी थी। नहीं, यह रो क्यों रही है? कुछ बहुत ही खतरनाक रूप से गलत है। और मेरी चिंताएं और बढ़ गई। खुशबू, मेरी आवाज़ कांप रही थी जब मैं उसके गाल में गिरी। इकलौती आंसू को पोंछा। क्या हो रहा है बेबी? मुझे इससे दर्द होने लगा था कि उसे चोट पहुंची है। काश उसकी जगह पर मैं बीमार होता। उसने अपना सर हिलाया। अविनाश, मैं बेबी पहले अंदर चलो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैंने कहा। उसने कहा नहीं, मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही है। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, उसने फुसफुसाया। और इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया कर पाता उसने मेरे हाथ में कुछ पकड़ा दिया, एक टेस्ट पैक। मैं चकित रह गया जब उसने उसे मेरे हाथों में पकड़ाया। उसमें 2 लाल लकीर बनी हुई थी। मुझे इसका मतलब नहीं मालूम। हो सकता है मुझे इतना सदमा लगा है कि मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, खुशबू ने फुसफुसाया। मुझे एहसास हुआ कुछ समय से हम प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे थे। मैं 2 हफ्ते से पीरियड मिस कर गई थी। वह घुटने लगी और पता चला कि यह बस कहकर आंसुओं से घुटने लगी। मैं बस बहुत खुश हूँ। जैसे उसने अपने वाक्य को पूरा किया मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि वह खुश है। हमारे बच्चे को गर्भ में धारण कर कोई शब्द बयान नहीं कर सकता मैं कैसा महसूस कर रहा था। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ हमारे बच्चे के साथ। लेकिन फिर मेरी चुप्पी उसके दिमाग में कुछ असर किया। वह हकलाने लगी। क्या तुम इसे चाहते हो? वह अपना सर इनकार से हिलाने लगी। अपने हाथ को चेहरे से ढक लिया। हे भगवान, अगर तुम बच्चा ना चाहो तो क्या होगा? इससे पहले कि वो और कुछ कहती मैं उसे कसकर अपने बाहों में ले लिया। कहने लगा, तुम क्या सोच रही हो बेवकूफ़ लड़की? मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है कि कोई चमत्कार ही हो गया। जब वह अलग हटी कहा, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। यह हार्मोन की वजह से है। तुम्हें पता है ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ साल पहले। अब इस बात से ने मेरा ध्यान खींचा। क्या हुआ था? मैंने पूछा। उसने कहा, हाई स्कूल के बाद जब मैं टेक्सास गई थी मेरे पीरियड्स रुक गए थे और मुझे ऐसा लगा था कि मेरी दुनिया टुकड़ों में बिखरने वाली है। मैं मॉल के बाथरूम में बैठे टेस्ट कर रही थी और मेरे हाथ बुरी तरीके से कांप रहे थे। लेकिन उस वक्त रिजल्ट नेगेटिव था और बस एक ही लाइन बना था और मेरी दुनिया टूटते टूटते बची थी। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे वह कितना घबराई हुई होगी उस समय। मुझे माफ करना खुशबू, मेरा जबड़ा टाइट हो गया। घबराहट मेरे चेहरे पर थी। अब फर्क नहीं पड़ता जब जिंदगी में खुशियाँ आने वाली है। अब जब हम साथ में हैं जो होना रहता है होकर रहता है। अविनाश, शायद ऐसे ही हमें मिलना था। आई लव यू अविनाश। मैंने प्यार से उसके गालों को पकड़ा। आई लव यू टू खुशबू। मुझे पता है
उसके साथ मीठा सफर काफी लंबा होने वाला है, पर मैं उसे खुश रखूंगा। अपने बाप होने का फर्ज निभाऊंगा, मैं मन ही मन सोचा। 17 साल बाद मेरी पलकें खुली जब अपने बेडरूम की खिड़की से सूरज की रोशनी मेरे आंखों पर आई। मुझे यह एक ऊष्मा महसूस हुई, मेरी प्यारी उष्मा, मेरी रानी, मेरी सोलमेट, मेरी सब कुछ, मेरी सूरज की रोशनी। बारिश के बाद मेरी लिस्ट और भी लंबी होती जाएगी। खुशबू मेरे लिए क्या मायने रखती है यह मैं ही जानता हूँ। उसे पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली और वह मेरी बाहों में सिकुड़ती जब मैं उसके बालों को चूमा। उसके फेवरेट शैम्पू की खुशबू मेरे नाक में आई। मुझे बहुत पसंद है, प्लीज मुझसे कहो कि यह संडे है, मैंने उससे कहा। मैं उठना नहीं चाहता था, आज संडे है, वो काफी मनोरंजन के साथ कही। ऐसा लगा कि वह काफी पहले ही उठी हुई है। मेरी आवाज जैसी नहीं है जो कि अभी कर्कश थी। नींद की वजह से मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। मैंने कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम भी उठना नहीं चाहती हो। खुशबू मुंह दबाकर हंसी। मैं कैसे उठूंगी जब तुम मुझे इस तरह से दबाए हुए हो। इससे मैंने आंखें खोली और उसे देखा। मैंने देखा उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। तुम मेरे हड्डियों को दबा रहे हो। अब मैं उसे और कसकर पकड़ लिया। मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं हंसने लगा। हे भगवान, वह सांस नहीं ले पा रही थी। कहा, अब तो तुम मेरी हड्डियों को तोड़ रहे हो। मैंने नखरे की मुस्कान दिया। उसके चेहरे पर चुंबन देने लगा। मैं कुत्ते की तरह उसके गाल को चाटने लगा। वो हंसने लगी। हे भगवान, मुझे भूख लगी है और उससे अच्छा क्या होगा, मेरी पत्नी बिस्तर में है। पर हमें पता है कि मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। जब मुझे किसी के भारी कदमों की आवाज़ हॉलवे से आने लगी जो हमारे कमरे की ओर आ रही थी, मैं और खुशबू एक दूसरे को देखने लगे और एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ 3, 2, 1। मॉम, डैड, यह हमारी इकलौती बेटी लिली थी। हमारे दरवाजे को खोल दिया। उसके चेहरे पर उत्साह था। वह दरवाजे के सामने बड़ी बड़ी आंखें से खड़ी थी। आपको पता है शीना ने क्या कहा था? हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लिली दौड़ती हुई हमारे बेड के सामने आई और खुशबू उठकर बैठ गई। मैं उठकर साइड में बैठ गया और लिली के सुनहरे बालों को सहलाते हुए कहा, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? मैं अभी शीना को कॉल किया था और उसने यह कमाल की खबर मुझे सुनाई। लिली एक्साइटमेंट के साथ कही। ओके, मैं उसे आगे बोलने को कहा। लिली शीना से बहुत करीब है। भले ही वह दुनिया के अलग अलग कोने में रहते हैं, उन्हें जुदा नहीं किया जा सकता। हर गर्मियों और ठंड की छुट्टी में हम या तो पर्थ जाते हैं या वह लोग यहाँ पर आते हैं। छुट्टी के दौरान हम अगर क्रिसमस में हम सब अपने पेरेंट्स के घर पर रहते हैं। न्यूयॉर्क में मेरे मम्मी पापा इससे अधिक खुश नहीं हो सकते जब यह होता है, क्योंकि वह अपने बच्चों को और अपने नतनी पोते को देख पाते हैं। लिली इस साल 16 साल की हो गई है और वह हाई स्कूल में जाएगी। सीना मेरी भतीजी 15 साल की है, उससे 1 साल छोटी। सीना का बड़ा भाई मैक्स 17 साल का है, वह भी अभी हाई स्कूल में है और मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। यह लड़का ना, हम पूरी रात बैठकर फुटबॉल के बारे में बातें करते हैं। उसे बहुत पसंद करता है, ठीक मेरी और उसके डैड की तरह। तो तुम्हें सीना ने क्या कहा है स्वीटहार्ट? खुशबू ने लिली से पूछा। उसने कहा है कि वह यहाँ वापस आ रही है। लिली ने काफ़ी जोश के साथ कहा, मेरा मतलब यहाँ टेक्सास में नहीं, पर वह लोग न्यूयॉर्क में वापस आ रहे हैं। पर फिर भी यह बहुत मज़ेदार है, नहीं है क्या? मैं और खुशबू एक दूसरे को देखने लगे। हमें इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था। मैं फिर से लिली को देखा। मेरे अंदर उत्सुकता बढ़ने लगी। कब आ रहे हैं? अगले महीने के शुरू में आ रहे हैं। लिली बहुत बड़ी मुस्कान के साथ कहा, अपनी सारी दांत दिखाने लगी। कुछ महीने पहले मोनिका ने कहा जरूर था कि वह लोग सोच रहे हैं कि परमानेंटली यहाँ आ जाएंगे घर पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी होगा। ठीक उसी वक्त मेरा फ़ोन बजा। मोनिका का कॉल था। मैंने उसे स्पीकर में डाला। आंटी मोनिका, लिली की खुशी से भरी आवाज़ गूंजी। इससे पहले कि मैं एक शब्द कह पाता, मैं खुश हूँ अगले महीने के लिए। हाय मेरी खूबसूरत राजकुमारी, मुझे लगता है शीना ने पहले ही राज उगल दिया है। मोनिका हंसने लगी। मोनिका, तुम्हें मुझे और खुशबू को इस बात की जवाबदेही करनी होगी। मैं थोड़ा सा गुस्से में था जब यह खबर मुझे लिली से सुनने को मिला। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मुझे माफ़ करना, मोनिका की आवाज़ में ग्लानि थी। यह हमारे लिए भी बहुत ही अप्रत्याशित था। हमें नहीं पता था कि न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर इतना जल्दी सब कुछ सेटल कर लेगा
और वह अपने ऑयल गैस कंपनी में एक नए कमिश्नर बनेगा। यह बहुत ही गलत बात है, मैंने कहा। इससे पहले वह मुझे कहा था कि वह अब तक कमिश्नर नहीं बना है। क्या तुम यह फ़ोन उसे दोगी, अपने पति को? मोनिका हंसकर मेरी बातों को काटा। मैंने जानबूझकर उसका नाम नहीं लिया था। यह दिखाने के लिए मैं बहुत गुस्सा हूँ। उसे यह कॉल कल ही मिला है और सबसे बड़ी बात है वो लोग फुटबॉल मैच देख रहे हैं। अभी उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते क्या? हाँ, मैं सुन सकता था। वह तीनों लोग चिल्ला रहे थे फुटबॉल का खेल देखते देखते। मुझे माफ़ करना, मोनिका ने कहा। वह तुमसे बाद में बात करेगा। मैं फ़िलहाल मुझे जाना होगा, मुझे डिनर बनाना है। उसकी आवाज़ में मनोरंजन था। फ़ोन रखने के बाद लिली काफ़ी उत्साह से मुझे देखने लगी। यह होने जा रहा है, नहीं होगा क्या? मैं सर हिलाया। हाँ, वह वापस आ रहे हैं। यह मैंने आपसे कहा था ना, लिली ने कहा। अब कोई वजह नहीं रह गई है। मैं रॉयल हाइट्स में नहीं जा सकती। एक मिनट, यह क्या कह रही है? रॉयल हाइट्स में? उसने शब्दों को दोहराया। लिली ने अपना सर हिलाया। कहा, डैड आपको पता है यह सबसे इज्जतदार हाई स्कूल है हमारे देश का। हाँ, मुझे पता है लिली। अचानक से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पर यह न्यूयॉर्क में है। हाँ, यही कहना चाहती हूँ। अब लिली की इस बात से मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं मर रहा हूँ। हाँ, अब जब शीना वापस आ रही है न्यूयॉर्क में तो मैं उनके साथ रह सकती हूँ। ठीक कहा ना? वह काफ़ी उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। मैं अपने सपनों के स्कूल में जा सकती हूँ। मैं शीना के साथ रह सकती हूँ। हम सारा दिन बातचीत कर सकते हैं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आंटी मोनिका भी काफ़ी उत्सुक होगी। इस लड़की को जरा भी बुरा नहीं लग रहा मुझे पीछे छोड़ने को, और इस तरह से उसने मुझे चोट पहुंचाई। नहीं, मैंने कहा। तुम वहां नहीं जा रही लिली। तुम हमें इस घर को छोड़कर नहीं जा रही। अविश्वास से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहा, क्यों नहीं डैड? आप समझ नहीं रहे। सब कुछ सही हो रहा है। न्यूयॉर्क हमें बुला रहा है। मेरे शब्द कहीं खो गए थे। और न्यूयॉर्क ज़्यादा दूर नहीं है। आपने एयरप्लेन का नाम तो सुना है ना? मैंने कहा, वहाँ से बहुत दूर है। आने जाने में 3 घंटे की फ़्लाइट है। आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। लिली ने कहा। मॉम, आप प्लीज़ डैड को समझाइए। वह अपने सच्चे हथियार मेरे सामने निकाली, अपने आंसू। वो रोने लगी और खुशबू उसे शांत करने लगी। तुम न्यूयॉर्क नहीं जा सकती लिली, तुम्हारी माँ रोएगी। मैंने कहा। इस वाक्य से खुशबू अपनी भौं ऊंची करके मुझे देखने लगी। हम दोनों सच जानते हैं। हाँ, लिली रोई जरूर, पर मैं रो रो कर अपनी आंखें बाहर निकाल लूँगा। मैं खुद को एक कमरे में बंद करके कोने में बैठकर रोऊंगा। लिली मेरी ओर देखकर कही, मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं अपने हाई स्कूल चुन सकती हूँ। तुम 16 साल की हो, मैंने कहा। और हाई स्कूल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अच्छी चीजें होती है। सूरज चमकता है और इंद्रधनुष अपने रंग बिखेरती है। हाई स्कूल खतरनाक हो सकता है। यह खतरनाक कैसे हो सकता है? लिली अविश्वास के साथ मुझे देख रही थी। बहुत खतरनाक हो सकता है, मैंने हाथ ऊपर करके कहा। वहाँ साइकोपैथ हो सकते हैं, स्टॉकर हो सकते हैं, जिसे जेल में सड़ना चाहिए। लिली ने कहा, ऐसा कुछ भी हाई स्कूल में नहीं होता। लगता है बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी देखते हैं, अगर उसे पता होता तो। और मैक्स भी हाई स्कूल में जा रहा है, उसने आगे जोड़ा। क्या खतरनाक हो सकता है? अब मैं जम गया। क्या मैक्स भी उसी स्कूल में जा रहा है? लिली ने कहा। हाँ, वह भी जा रहा है। मैक्स उसके साथ रहेगा तो अच्छी बात है, उसकी देखभाल कर सकता है। फिर भी मेरा फैसला पक्का है और मेरी ओर से ना है। लिली मुझे खौफ से देखने लगी। तुम न्यूयॉर्क नहीं जा रही हो। दोस्तों, अविनाश, खुशबू, मोनिका और क्रिश की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था, इसी वजह से अविनाश इतना स्ट्रिक्ट डैड बन गया था कि उसकी बेटी को आदित्य के प्यार पाने के लिए लड़ना पड़ा था। और इन दोनों की कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू।